हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 क्या करने वाले हैं आज। तो इस पार्ट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा, जहां से क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। टॉपिक्स हमारे आज के क्या है, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। लाइक हमारे पास हम पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, फिर हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। और उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनके थ्रू वर्क डन, उन्हीं प्रोसेसेस में हम वर्क डन फाइंड करना सीखेंगे, और लास्ट में हम हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को पढ़ेंगे, ताकि आपका पूरी तरह से ये थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलें आगे, चलें बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। क्या होता है ये आइसोकोरिक, मतलब क्या, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम आता है दिमाग में आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसकी प्रोसेस इक्वेशन, सबसे पहले हमारा काम होगा प्रोसेस इक्वेशन लिखना। क्या लिखना, प्रोसेस इक्वेशन। चलिए प्रोसेस इक्वेशन क्या होगी, देखिए मुझे बताइए। पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, होता है, राइट। यहां से हमारे पास V कांस्टेंट है, V अगर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स, और R कांस्टेंट है। क्या बचा बेटा, दैट इज P इज प्रोपोर्शनल टू T बचा। ओके बच्चों, यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं बच्चों, राइट। चलिए यहां से हमें क्या मिला, प्रोसेस इक्वेशन मिल चुकी है। इसके बाद अब हम आते हैं किस पर, ग्राफ पर। ग्राफ में देखिए क्या करना है, ग्राफ हमारे पास, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या पूछा, मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया आपके लिए दिस वन, ये मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया P और V के बीच में। समझना बेटा, इस P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा आइसोकोरिक के लिए, मुझे बताइए। तो आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। और ग्राफ देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया ये T और V के बीच में, T और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा सर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सर, और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो सर ये लीजिए सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, ठीक है। डन बच्चों, क्लियर। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां से मिलाते नहीं है स्टार्टिंग से, ये कुछ इस तरह से चलता है, ठीक। ये रहा हमारे पास प्रोसेस, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। आगे देखिए, अगर मैं बोलूं P और T के बीच में, बताइए P और T के बीच में आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर P और T के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो सर देखिए P और T के बीच में ग्राफ कैसा होगा सर, T बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, इट मींस दोनों के बीच में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, दिस वन। ठीक है बेटा, तो ग्राफ समझ में आ गए, ग्राफ कैसे होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। तो स्टेट इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन, फिर ग्राफ, फिर हम आते हैं किस पर, वर्क डन पर। किस पर आते हैं बेटा, वर्क डन पर। वर्क डन बताइए, वर्क डन क्या होगा सर, दैट इज dW बराबर हमारे पास होता है क्या, बताइए मुझे सर। dW बराबर हमारे पास होता है दैट इज P डेल्टा V, होता है ना, बिल्कुल सर। dW बराबर होता है P डेल्टा V। यहां से बताइए वॉल्यूम में चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है क्या, नहीं सर। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है तो बताइए वर्क डन कितना होगा सर, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर वॉल्यूम में तो चेंज नहीं है सर, तो डेल्टा V तो 0 है, और डेल्टा V 0 है मतलब वर्क डन 0 है। क्लियर। डन बच्चों, चलो फर्स्ट लॉ बताइए। फर्स्ट लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ किया था ना, डेल्टा Q बराबर कितना, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जितनी हीट देंगे उतनी हीट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक तो वर्क होगा, याद है ना गैस के अंदर के मॉलिक्यूल्स बताए थे मैंने, पिस्टन को ऊपर ऊपर खींचेंगे, राइट, ऊपर की तरफ पुश करेंगे, तो क्या होगा, जितनी हीट मिलेगी सिस्टम को उससे क्या होगा, दो काम होंगे, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, एक वर्क डन होगा, राइट। तो यहां से हमारे पास वर्क डन तो कितना हो गया, 0, तो डेल्टा Q बराबर कितना आ गया, डेल्टा U आ चुका है बेटा। क्लियर। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी, वो क्या, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है सर, दैट इज NCV डेल्टा T होता है सर। क्लियर बच्चों, क्लियर है अच्छी तरह से, शाबाश। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तैयार है आप लोग क्वेश्चन करने के लिए, स्टार्ट करें। चलो, तो ये तीनों ये सारी बातें कंप्लीट है बेटा। क्या किया, स्टेट इक्वेशन बताइए सर, V कांस्टेंट होगा तो दैट P इज प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 हम लिख सकते हैं। ग्राफ हमने देखे सर, उसके बाद वर्क डन हमने देखा, और उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि हम जितनी हीट दी जाती है सिस्टम को वो सारी की सारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में काम आएगी, और दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है दैट इज व्हाट, NCV डेल्टा T। क्लियर। चलिए बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेंपरेचर ऑफ 2 मोल गैस। जैसा बोला जा रहा है बेटा, सबसे पहले वो करते जाइए। 2 मोल गैस दे रखी है, ठीक है। कौन सा दे रखा है, H2 गैस, H2 गैस है, ठीक है। फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, 300 केल्विन टू 400 केल्विन, ठीक है सर।
ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है सर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सर हमारे पास पूछा क्या है, हीट रिक्वायर्ड। और आइसोकोरिक प्रोसेस में सर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू होता है, और डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी होता है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। सीवी कितना होता है बेटा, बताया था ना आपको, सीवी कितना होता है, बहुत अच्छी तरह से सिखाया था, दैट इज एफ आर बाय 2। अगर किसी को नहीं आता तो वो फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। सीवी कितना हो जाएगा, एफ आर बाय 2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दिस इज 400 माइनस 300, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास 2 से 2 चला गया। एफ कितना हो जाएगा, कौन सी गैस है सर, हमारे पास H2 गैस है, मतलब दिस इज डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए एफ कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाएगा 5, राइट। जब नहीं बोला जाता है, हाई टेम्परेचर की बात नहीं की जाती है, 5 मानना है। मोनोएटॉमिक के लिए कितना, 3, केवल ट्रांसलेटरी। डायटोमिक में क्या था सर, 3 जो है वो ट्रांसलेटरी है और 2 हमारे पास कैसे हैं, 2 हमारे पास रोटेशनल है। ठीक है, और अगर मैं ट्राई की बात करूं तो सर वहां पर हमारे पास कौन से कितने होंगे, 6 होंगे। कैसे सर, 3 होंगे ट्रांसलेटरी और 3 होंगे रोटेशनल। डन, ठीक। एफ कितना हमारे पास, 5 हो गया। आर हमारे पास है, आर को याद है ना, क्या लिख सकते हैं, 25/3। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। यहां पर कितना आ गया, 100 आ गया, मतलब कितना आ गया, 500 आर। ये लो बेटा, दिस इज कंप्लीट। समझ आ गए आप क्या करना था, कैसे करना था, क्लियर है सारी बातें, अच्छी तरह से आगे चलें। चलो बेटा आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 4 मोल हीलियम गैस। बेटा 4 मोल, मोल दे रखा है आपको कितना, 4। कौन सी गैस है, हीलियम गैस है सर। हीलियम गैस कैसी है सर, मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक, दैट इज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम एट 300 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट द हीट, हमें टेम्परेचर दे रखा है कितना, 300 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स प्रेशर फ्रॉम 1 atm टू 4 atm इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि सर आइसोकोरिक के अंदर ना सर हीट रिक्वायर्ड जो होती है दैट इज डेल्टा यू होती है, और डेल्टा यू जो है सर वो एनसीवी डेल्टा टी होता है सर, ये आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। और एनसीवी डेल्टा टी अगर हमारे पास है तो हम इसको और भी कुछ कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बताइए। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन तो हो गया हमारे पास कितना, 0, राइट। यहां से देखिए, यहां से हमारे पास प्रेशर दे रखा है क्या आपको, कितना, 1 atm से 4 atm। क्या आपको इसकी स्टेट इक्वेशन पता है आइसोकोरिक की, सर आइसोकोरिक में V कांस्टेंट था सर, तो P प्रोपोर्शनल टू T था सर, तो यहां से P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 है सर। ठीक है बेटा, हमें क्या है देखिए, हमें T1 दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है T1 सर, हमें दिया हुआ है 300 केल्विन। हमें T2 नहीं पता सर, नहीं दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए बेटा, आपको यहां प्रेशर दिया है, प्रेशर से टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्टेट इक्वेशन हमें आती है। कैसे सर, हमें T2 निकालना है सर, T2 यहां है और ये आ जाएगा P2 अपॉन P1 इंटू कितना, T1। P2 कितना है मुझे बताइए सर, P2 है 4 atm, P1 कितना है सर, 1 atm, T1 कितना है सर, 300। कितना आ गया बेटा सर, 1200 केल्विन, ये लीजिए। ठीक, क्या T2 निकाल लिया आपने, बिल्कुल सर, T2 कितना आ गया, 1200 केल्विन। ओके, N कितना है सर, 4 है। CV कितना है सर, FR/2 रखते हैं अभी, और डेल्टा टी कितना हो गया, 1200 माइनस 300, ये लीजिए, राइट। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, कितना आ गया हमारे पास, ये 2, दैट इज 2 FR। F कितना हो जाएगा सर, मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है सर। ठीक है, 3R। यहां पर कितना आ गया बेटा, 900, ये लो। ठीक है, समझ गए बात, कितना आ गया, 6R इंटू 900, ये आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू, और ये भी एनर्जी है तो ये जूल आ गई, ये लीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों, अच्छी तरह से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बात समझ आ रही है आपको। प्रोसेस कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस। दिमाग में केवल 3 बातों का ध्यान रखना है, एक तो स्टेट इक्वेशन, एक वर्क डन और एक हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड हम फर्स्ट लॉ से निकाल लेंगे, वो अपने आप निकल के आएगी बेटा, आपको उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे अपने आप चीजें दिखेगी आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, हाँ इतना ज्यादा हो सकता है आप नहीं करने की जगह आपको पता चल रहा है, देखिए प्रेशर जो है वो 1 atm से 4 atm हो रहा है, तो मुझे बताइए P प्रोपोर्शनल टू T है ना, तो प्रेशर अगर 1 से 4 हो रहा है तो टेम्परेचर भी कितना, 4 गुना बढ़ जाएगा ना। तो टेम्परेचर पहले कितना है, 300 है ना, तो 4 गुना बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये चीजें आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, फिर भी मैंने आपको चीजें बता दी है, आप चीजों को समझ लीजिएगा और एक बार खुद सॉल्व करिएगा बेटा, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस है नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करना है सर, नाम से ही पता चल रहा है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्टेट इक्वेशन क्या होगी, तो सर स्टेट इक्वेशन या प्रोसेस इक्वेशन,
सर पीवी बराबर एनआरटी होता है सर। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो सर ये बन गया पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, बना के नहीं? या फिर हम लिख सकते हैं सर P1V1 इक्वल्स टू P2V2। बहुत बढ़िया बेटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक, तो दोनों बात समझ आ गई आपको स्टेट इक्वेशन की। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है सर? नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा ग्राफ। ग्राफ में क्या करेंगे? देखो मान लीजिए मेरे पास ग्राफ बन रहा है V के और P के बीच में। अब बेटा टेम्परेचर की बात है क्या यहां पर? सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो P और V कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से? सर V बढ़ेगा ना तो P घटेगा सर, तो V बढ़ेगा तो P घटेगा सर। ये देखो, ये बन गया ग्राफ, समझ गए बेटा? और देखो सर, मान लीजिए ग्राफ आपसे पूछा गया है, हमें बोला है आइसोथर्मल के लिए P और T का ग्राफ बताइए आप। तो सर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है सर, प्रेशर में चेंजेस होंगे सर, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सर, है ना बेटा? ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें आपको ये आनी चाहिए। मानो T और V के बीच में दे दिया ये लो। अब क्या करेंगे? सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इधर बनाऊंगा इस एक्सिस पे तो टेम्परेचर रहेगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या बन गए? ग्राफ्स बन गए। तीसरे नंबर पे कहां आते हैं हम सर? वर्क पर आते हैं। ये लो, वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन बताइए सर। वर्क डन हमारे पास हो जाएगा, दैट इज वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा? दैट इज पी डेल्टा वी, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी, राइट। यहां से मुझे बताओ क्या हो जाएगा सर? डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी में हमारे पास क्या है? टेम्परेचर की बात है क्या? नहीं सर, तो यहां तो डेफिनेटली वर्क निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और यहीं पे हमारे पास और हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? पीवी को क्या लिख सकते हैं? एनआरटी, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला और हो गया बेटा हमारे पास। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात, राइट? अब यहां से मुझे बताइए कि हमारे पास पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, तो एनआर डेल्टा टी। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको तो हम काम में नहीं लेंगे, केवल हम काम में किसको ले रहे हैं सर? हम ले रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी को। डेफिनेटली यहां से वर्क हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है ना? चले आगे, चलो अब बताइए डेल्टा क्यू क्या लिखूं मैं? तो सर डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, राइट? थर्मोडायनेमिक फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है सर? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यही होता है बच्चों। ठीक, यहां से बताइए सर हमारे पास डेल्टा यू, देखिए डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटर एनर्जी, और चेंज इन इंटर एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, करती है। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो बेटा क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा क्या? नहीं सर, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं है, तो सर डेल्टा यू जो होगा सर वो जीरो होगा, और डेल्टा यू जीरो होगा तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर? डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। दैट्स इट। मतलब पता है इसका क्या निकला? मतलब ये निकला बेटा कि अगर आपने वर्क किया ना सिस्टम पे, याद है ना मैंने पिस्टन बताया था आपको, गैस सिलेंडर बताया था ऐसे, तो बेटा यहां पर जितना भी आप हीट दोगे ना इसको, जितनी भी हीट आप इसको दोगे, उस हीट से क्या हो रहा होगा सर? उस हीट से ना सर वर्क हो रहा होगा ओनली, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा होगा। देखिए यहां पर, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं है और केवल क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? सारी बात समझ आ गई आपको अच्छी तरह से? अब यहां पर बात आती है वर्क की। देखो ध्यान से सुनना एक बात, और यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं वर्क का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको, पूरा डेरिवेशन के बाद आएगा, लेकिन हम अब उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू हमारे पास जब हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर की फॉर्म में, तो एक वर्क का बहुत बेहतरीन फॉर्मूला काम आने वाला है, जो आपको एज इट इज याद रखना है बेटा। वो क्या आएगा सर? W इक्वल्स टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देता हूं, log V2 अपॉन V1, ये लो। ठीक है, दिस ये लो, कंप्लीट। ये फॉर्मूला बेटा अच्छी तरह से आप दिमाग में सेव कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। और फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं बेटा, और आपको डेफिनेटली ये आना चाहिए। ठीक है ना, याद रहेगा? चलिए क्या है बताइए सर? 2.303 nRT log 10 log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए बेटा। इसको मैं प्रेशर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा सर? प्रेशर की फॉर्म में सर देखिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है ना सर, तो यहां से हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू 2.303 nRT log बेस 10 दैट इज P1 अपॉन P2। ये लीजिए, ये वर्क बन गया बेटा आपके पास। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया सर? P2 और P1 की फॉर्म में आ गया है। कंप्लीट मेरे बच्चों। आइसोथर्मल के अंदर आपको वर्क समझ आ गया, ये फॉर्मूला याद रखोगे बेटा, याद रखना है इसको। ठीक है, कंप्लीट। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, है ना बेटा, आइसोथर्मल की बात चल रही है यहां पर, ठीक है ना, आइसोथर्मल, ठीक, मतलब हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है सर। अ कन्फाइंड आइडियल गैस डज, कितना वर्क हो रहा है उस पर देखिए, 150 जूल ऑफ वर्क, राइट, गैस वर्क कर रही है अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग के अगेंस्ट में इतना वर्क हो रहा है बाय द गैसेस, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है सर, ये इंप्लाई कर रहा है कि हमारे पास, हमने भी पढ़ा था सर कि दिस डेल्टा क्यू जो होता है ना सर, दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है। इट मींस क्या, इट मींस ये हुआ सर कि हमारे पास 150 जूल ऑफ हीट जो है ना सर, 150 जूल ऑफ हीट जो हमारे पास है, हैज बीन एडेड टू द गैस। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, देखिए सर हमारे पास क्या निकला, 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इज सराउंडिंग, दिस एम्प्लाइज दैट, क्या बोल रहा है देखो, अब 150 जूल, आपको पता है जितनी हीट दी जा रही है उससे वर्क हो रहा है, तो सर इसका मतलब उसको कितनी हीट दी गई है सर, इट मींस 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, क्योंकि जितनी हीट हम ऐड करेंगे ना सर उतनी से वो वर्क करेगा सर। तो गैस ने वर्क कितना किया सर, 150 जूल किया है, इसका मतलब कितनी ऐड की गई है उसमें सर 150 जूल हीट को ऐड किया गया है, और उससे क्या हुआ है, उससे गैसेस ने वर्क किया है। क्लियर है बेटा, देखो ये चीजें हो नहीं सकती, देखो 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, नहीं, इसके बाद देखो 300 जूल ऑफ हीट, नहीं, नो हीट इज, नहीं, क्या होगा, केवल सर जितनी हीट मिली है वो उससे वर्क होगा, तो वर्क अगर 150 जूल है मतलब हीट कितनी मिली है सर, हीट 150 जूल मिली है। क्लियर मेरे बच्चों, शाबाश। अगला देखो, 4 मोल, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, बिल्कुल सर, कितने, 4 मोल। हीलियम गैस दी है, इज फिल्ड इन अ सिलेंडर पिस्टन है एट 300 केल्विन टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर आपको दिया है, ठीक है सर, 300 केल्विन। नाउ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते ही हमें समझ आ गया सर, हमारे दिमाग में ना सर वो सारी क्लिपिंग आ गई जो हमें बताई थी आपने कि स्टेट इक्वेशन की बात होती है, क्या होगा सर, दैट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, ठीक है। फिर सर आपने हमें ग्राफ सिखाया था, फिर आपने हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया था सर, क्या था वो, कि सर अगर हमारे पास वर्क डन हमें निकालना आइसोथर्मल में, तो आपने हमें बताया था वर्क इक्वल्स टू 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। क्या V2 और V1 दिया है, बिल्कुल दिया है सर, तो लगा दो बेटा, लगा दो, nRT log base 10 V2 by V1। क्लियर, चलिए 2.303 n मोल्स दिए हैं जी सर, R हमारे पास, T टेम्परेचर हमारे पास दिया 300, log base 10, V2 कितना है सर, V2 इज 4 और V1 कितना है सर, 10, खत्म, राइट। यहां पर कितना आ गया 2.303, दिस 4R इंटू 300 इंटू log base 10, ये 4 है ना बेटा, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ये लो, ये 2 आगे आ गया, कितना आ जाएगा सर 2, ये हमारे पास, ये पहले इसको लिख देते हैं, दिस वन इंटू 4R इंटू 300 इंटू ये 2 का स्क्वायर का बेटा 2 आगे आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होती है, log base 10 मान लीजिए मेरे पास है mn, तो ये n कहां आ जाता है बेटा, आगे आ जाता है, तो ये बन जाता है सर n log 10 बेस में 10 m, डन। यहां पर देखिए क्या लिख दूं मैं इसको सर, ये आगे आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा सर log 2, और सर ये वैल्यू log 2 और ये 2.303 ये मिलके क्या बन जाते हैं 0.693, ये आपने हाफ साइकिल में पढ़ा होगा, याद है ना, ठीक, हाफ टाइम जो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिव में, तो 0.693, आगे क्या है मेरे पास 4R इंटू कितना हो गया सर, ये 600, ये लो 600, निकालना क्या था वर्क, दैट इज जूल, खत्म, सॉल्व कर लेना इसको। क्लियर बच्चा, कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो क्या, समझ आ गया कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, क्लियर है मेरे बच्चों अच्छी तरह से, ठीक। अब आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, जैसे 0.69 है तो 0.7 ले लेना, ये हमारे पास R को 25/3 रख देना, इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर, चलिए बेटा नेक्स्ट कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक नाम से ही समझ आ रहा है क्या है सर, आइसोबैरिक मतलब हमारे पास है सर प्रेशर कांस्टेंट है सर, और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो बताइए क्या करेंगे सर, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर nRT, यहां से प्रेशर हो गया कांस्टेंट तो आ गया सर V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये लीजिए, मतलब क्या मिला, मतलब ये मिला सर V1/T1 बराबर V2/T2 इक्वल्स टू, हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है, ये तो स्टेट इक्वेशन हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ में क्या करना है सर, ग्राफ के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्राफ बनाते हैं सर। पहला ग्राफ मान लीजिए P और V के बीच में है,
बताइए क्या है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है सर, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो सर प्रेशर तो कांस्टेंट जाएगा, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं बना दूं वी और टी के बीच में, बताओ सर वी और टी के बीच में ग्राफ ऐसा है सर, वी टी बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, तो मतलब ग्राफ कैसा है सर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा सर, ये लीजिए। और बताइए सर मेरे पास टी और पी का ग्राफ बताइए, तो बेटा टी और पी में देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक क्लियर है। इसके बाद आते हैं किस पर, हम किस पर आते हैं बताइए सर, वर्क डन पर आते हैं। वर्क डन बताइए, वर्क डन क्या होगा सर, डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना, पी डेल्टा वी, ये लीजिए निकल गया, ठीक। और देखो बेटा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा यहां से, डेल्टा क्यू बराबर कितना, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, क्लियर है बेटा, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके चल रहा हूं, देखो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अगर आइसोबैरिक की बात हो रही है तो वहां पे जो हीट दी जाती है सिस्टम को, क्या वो सारी की सारी एनसीपी डेल्टा टी होती है। अगर किसी को नहीं याद तो प्लीज उसको देख लीजिए, मजा आएगा बेटा। जब भी हमारे पास आइसोबैरिक, देखिए आइसोकोरिक पे जब बात होती है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमारे पास वॉल्यूम चेंज तो नहीं हो सकता। अब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी हीट आप दोगे सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज में होगी तो सर वहां पर होगा हमारे पास हीट जो दी जाती है वो होती है एनसीवी डेल्टा टी। तो वो सारी की सारी जो एनर्जी होती है सर वो किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी में, और वो कितनी होती है, एनसीवी डेल्टा टी, क्योंकि अब वहां पर वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहां क्या है, यहां पर सर हमारे पास वॉल्यूम वर्क भी होगा सर, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी होगा और वर्क भी होगा, तो वर्क भी होगा तो जितनी हीट आप दोगे ना बेटा, दैट इज व्हाट, दिस इज एनसीपी डेल्टा टी बराबर वर्क हमारे पास कितना है सर, दैट इज पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा कितना होता है, एनसीवी डेल्टा टी। ये लो, इसको थोड़ा सा हम पीवी को एनआर की फॉर्म में लिख दें, लिख दीजिए सर, क्या लिखेंगे सर, पीवी बराबर हम लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी प्लस कितना, एनसीवी डेल्टा टी। ये लो, अब देखो एन डेल्टा टी और एन डेल्टा टी खत्म हो गया, क्या बचा बेटा, सीपी बराबर आर प्लस सीवी, तो यहां से हमारे पास मिला सीपी माइनस सीवी बराबर आर। ये लो बेटा, ये मेयर रिलेशन प्रूव हो गया आपका, राइट। चलो यहां तक बात क्लियर। यहीं से एक बहुत सुपरस्टार बात भी बताने वाला हूं, पहले तो ये बात समझ आ गई ना आपको अच्छी तरह से। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो कॉन्सेप्ट देखिए बेटा। अगर मैं रेशियो के क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन, या फिर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू द हीट सप्लाइड, तो इस तरह के यहां पर रेशियो के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको कैसे करना है। देखिए यहां पर एक बात हमें समझ में आ रही है कि सर अगर हम रेशियो ले लें किसका, डेल्टा क्यू रेशियो डेल्टा यू रेशियो डेल्टा डब्ल्यू, ये लो, तो डेल्टा क्यू कितना होगा आइसोबैरिक में सर, एन सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू कितना सर, एन सीवी डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू कितना सर, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। ये लो बेटा, एन डेल्टा टी कट गया ना सब में, जी सर, क्लियर। क्या बचा, सीपी रेशो सीवी रेशो आर, यहां तक बात क्लियर, ठीक। अब देखिए बेटा, सीवी को क्या लिखते हैं सर, सीवी होता है हमारे पास, दिस इज एफ आर बाय 2। सीपी कितना होता है सर, सीपी होता है एफ प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर। ये आपने सिखाया था, मैंने सिखाया था बेटा, ये सारी चीजें सिखाई है। और वैसे भी सीपी अगर आपको आता है, सीवी आपको आता है एफ आर बाय 2, तो सीपी तो आप निकाल सकते हैं ना, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। तो बड़ी दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना, क्लियर। इसको मैं बेटा क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ना 2r बाय 2 लिखता हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ताकि रेशो बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब अगर मैं इसको रेशो में बनाऊं तो रेशो में क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा सर। अब ना मोनो एटॉमिक के लिए लिखते हैं पहले, किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक कितना बताओ सर। इसके लिए देखिए सर, इसमें हमारे पास हो जाएगा 3r बाय 2, इसमें तो सर ये चल रहा है हमारे पास 2r बाय 2, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इधर चेंज आएंगे, इधर कितना हो जाएगा सर 5r बाय 2। तो रेशो कितना निकला, तो रेशो देखो, रेशो मिला मेरे पास 5 रेशो 3 रेशो 2, देखो इधर रेशो मिल गया आपको, r बाय 2 से r बाय 2 कैंसिल, कितना मिला 5 रेशो 3 रेशो 2। ये लो, इधर आ जाओ, फॉर डाई एटॉमिक,
डायटोमिक में क्या होगा सर? डायटोमिक में देखिए यहां पर हो जाएगा 5r/2, यहां हो जाएगा सर 7r/2, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास वही 2r/2। ये लो, r/2 से r/2 कटा। वैल्यू कैसे रख रहा हूं बेटा, समझ आ रही है ना? तो यहां पर रेशो क्या मिल जाएगा सर? रेशो मिल जाएगा 7:5:2। ये लीजिए, क्लियर, डन। आगे देखिए, फॉर ट्राइएटॉमिक बताओ सर। ट्राइएटॉमिक में सर यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास हो जाएगा कितना बताइए सर? ट्राइएटॉमिक में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है सर, तो ये आ जाएगा 6, मैं लिख देता हूं फिर भी, लिए लीजिए 6r/2। यहां पर कितना, यहां पर देखिए 6 + 2 कितना 8, 8/2 कितना 4, मतलब यहां पर आ जाएगा मेरे पास दिस इज 4r/2, या फिर चलिए 4r लिख दूं या पूरा लिख देता हूं बच्चों, ये लो, ठीक है। ये मेरे पास मिल गया कितना 8r/2, क्लियर, डन। चलिए यहां पर 2r/2 चल रहा है, ठीक, r/2 से r/2 कट गया, कितना मिल गया 8:6:2, तो हमारे पास कितना आ गया सर? 8:6:2, डन। ठीक है बेटा, कंप्लीट है यहां तक बात अच्छी तरह से सारी। ट्राइएटॉमिक में क्या होता है याद है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। यहां पर कितना है? f + 2/2, f कितना है हमारे पास? 6, 6 + 2/2, 6 + 2/2 कितना 8 दिस। तो यहां पर ये क्लियर है यहां तक बात, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे सर? ये तो हमने क्या किया है, तो हमने क्वेश्चन का एक कैटेगरी डिस्कस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जब रेशो वाला पार्ट आएगा तो हम डायरेक्ट उसे उठा के रख सकते हैं। वैसे मैं आपको सिखा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, रटना कुछ भी नहीं है आपको। आपको बस समझना है चीजों को कि रेशो पूछेगा तो हमें मान लीजिए वर्क डन टू द हीट सप्लाइड पूछ लिया, अब मानो फॉर डायटोमिक पूछ लिया, तो आप क्या करोगे बताओ सर? हम निकालेंगे क्या डायरेक्ट? देखिए वर्क डन 2/7 कर देंगे, तो इस तरह से चीजें बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना? नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कतें होगी। फिर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, एक्चुअली टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ही तो बचाना है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो। अ गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ये लीजिए आइसोबैरिक हो गया, ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कितना कितना 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब, ठीक है। एनर्जी ऑफ 100 जूल इज दस एडेड टू गैस बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी इज, ठीक है सर। सबसे पहले हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। निकालना क्या है? निकालना है सर इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा सर? डेल्टा यू इक्वल टू दिस इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है बेटा। अच्छा डब्ल्यू निकालना आता है आपको? वर्क डन आता है क्या? हाँ सर, कितना? पी डेल्टा वी होता है सर। पी कितना है? प्रेशर दे रखा है क्या? जी सर, कितना 50। डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1। V2 कितना है बेटा? फाइनल बताओ सर। फाइनल हमारे पास है, देखिए कहां से कहां जा रहा है सर? 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब, तो सर 4 मीटर क्यूब दिस इज फाइनल माइनस 10, ये लीजिए। दिस वन इज व्हाट? ये लो, ये आ गया हमारे पास -6, कितना आ गया? -300 जूल। बेटा इतना वर्क हुआ है, क्लियर। अब देखिए इसको हम यहां पे रखें तो डेल्टा यू बराबर कितना मिलेगा सर? डेल्टा क्यू, कितनी हीट हमने ऐड की है सर? 100 जूल, माइनस ये डेल्टा डब्ल्यू कितना आया? -300, कितना आ गया बेटा सर? इसका मतलब हमारे पास मिला है सर 400 जूल। इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है सर। क्लियर बच्चा? पक्का? हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था हमने वैसा अप्लाई किया, चीजें अपने आप आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर बच्चों? क्लियर है बात अच्छी तरह से? सारी बात क्लियर है ना? शाबाश। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर, अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर आते ही आपको पता चल गया सर आइसोबैरिक है। पहली दिमाग में बत्ती जल गई आपके, ठीक। कहां जा रहा है अब? 27 इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो T1 आपके पास दिया है कितना? 300 केल्विन, केल्विन में चलना है, नहीं तो बेटा गलत हो जाएगी चीजें। T2 कितना हो जाएगा बेटा? T2 हो जाएगा सर 327 है तो दैट इज 600 केल्विन हो जाएगा सर, ठीक है बेटा। आगे क्या बोल रहा है? इफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस, मतलब इस पर जो वॉल्यूम है V1 दैट इज V, और इस पर आपको V2 निकालना है बेटा। ये लो, बहुत आसान है। क्या करना है सर? कांस्टेंट प्रेशर है ना, और कांस्टेंट प्रेशर पर हमें पता है सर PV इक्वल्स टू nRT होता है, और इसके अकॉर्डिंग सर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो V प्रोपोर्शनल टू T होगा, और V प्रोपोर्शनल टू T होगा तो यहां से आ जाएगा V1 अपॉन V2, या फिर ऐसे लिख दूं मैं, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज V1 अपॉन T1 बराबर कितना? V2 अपॉन T2। क्या निकालना है? V2 अपॉन T2। क्या निकालना है बेटा? सर हमें निकालना है V2, तो यहां से V2 बराबर क्या आ जाएगा? देखो V2 यहीं रखो, और ये आ जाएगा V1 अपॉन T1
इंटू T2। V1 कितना है सर? V1 हमारे पास दिया हुआ है कितना? V1 कितना है सर? V1 भी है। T2 कितना है सर? T2 हमारे पास 600 है सर। अपॉन T1 कितना है सर? T1 3 है सर। कितना आ गया सर? हमारे पास 2 आ गया। तो कितना आ गया बेटा? ये 2 हो तो हमारे पास आ गया 2V, मतलब V2 कितना हो गया? V2 हो गया 2V। कंप्लीट? कंप्लीट बेटा। और वैसे भी आप देखो यहां से डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे सर? टेम्परेचर अगर वॉल्यूम सर दुगना हो रहा है ना सर, देखिए यहां पर वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम कहां है हमारे पास? वॉल्यूम V है। अच्छा वॉल्यूम निकालना था। टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर हो रहा है 300 से 600। क्या टेम्परेचर डबल हो रहा है बेटा? और टेम्परेचर डबल हो रहा है तो क्या वॉल्यूम भी डबल होगा? टेम्परेचर डबल हो रहा है तो क्या वॉल्यूम भी डबल होगा? वॉल्यूम डबल होगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट अप्रोच से थोड़ा घबराते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। डायरेक्ट अप्रोच क्या बोलती है सर? यहां पर वॉल्यूम जो हमारे पास टेम्परेचर डबल हो रहा है ना सर, और टेम्परेचर अगर डबल होगा सर तो वॉल्यूम भी डबल होगा। कितना हो जाएगा? 2V। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चों? बात अच्छी तरह से यहां तक की बात सारी क्लियर है ना आइसोबैरिक में? ठीक। अब मैं एक वैसा क्वेश्चन कराता हूं जो वर्क डन वाला था, रेशियो वाला था, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना? देखो, for a diatomic gas undergoes an isobaric process, then the ratio of work done by the gas to heat supplied to the gas। अब देखो, अब आइसोबैरिक है। अब आइसोबैरिक में इसीलिए मैंने आपको बताया था वो। और फिर भी अगर आपको नहीं आता बेटा कोई बात नहीं है, रटो मत। डेल्टा क्यू, ये डेल्टा डब्ल्यू और ये डेल्टा यू, ये लो। डेल्टा क्यू कितना सर? NCP डेल्टा टी। रटना है ही नहीं बच्चों। ये कितना सर? PV बराबर P डेल्टा V बराबर NR डेल्टा टी। यहां पर कितना सर? NCV डेल्टा टी। ये लो, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम रटेंगे नहीं, हम निकाल लेंगे तुरंत। ठीक है, ये कट गया। CP बताइए पहले। CV बताइए सर। दिस इज FR/2। सर ये R था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि रेशियो लेने में आसानी होगी। ये कितना सर? F+2/2 इंटू R। ये लो। ठीक। किसके लिए बात चल रही है सर? डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए चल रही, रखो बेटा। डायटोमिक के लिए F कितना होता है सर? 5 होता है। 5R/2। ये तो ऐसा कैसा चलेगा, इसमें R है ही नहीं। ठीक है, F है ही नहीं। चलिए यहां पर बताइए सर, हमारे पास हो जाएगा दैट इज 7/2 R। ये लो। किसका रेशियो निकालना है सर? रेशियो ऑफ वर्क डन, दिस वर्क डन बाय गैस टू द हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड दिस डेल्टा क्यू। ये लो। कितना हो जाएगा बेटा? बताइए सर। वर्क डन हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास R/2 से R/2 कट गया, दैट इज 2/7। दिस इज 2/7। कंप्लीट। तो कहां चीजें बचेगी? नहीं बचेगी ना बेटा। आप अगर तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। फिर चीजें बची नहीं पाएगी। ऐसा कोई जगह ही नहीं होगी जो आपको नहीं आती हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप उसको कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, चले आगे। चले बेटा, एक क्वेश्चन और करना है। कैसा करना है? चलो एक क्वेश्चन ये आप करो। देखो, मोनोएटॉमिक गैस की बात चल रही है, राइट? आपने क्या किया है? आइडियल गैस इज गिवन 200 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, डेल्टा यू निकालना है बेटा, राइट? तो डेल्टा यू, तो आप क्या करिए, चलो मैं लिख देता हूं, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, वापिस इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए बेटा। किसी भी, जब भी मैं आपसे पूछूं आपको चीजें आनी चाहिए। डेल्टा टी और ये NR डेल्टा टी। कट गया? देखो इससे क्या है ना बेटा, लिखोगे तो थोड़ा सा ना आपको रिमाइंड रहेगा, याद रहेगी चीजें। CP CV कितना? वही FR/2। कितना? F+2/2 इंटू R। और ये कितना बेटा सर? 2R/2। ये लीजिए। क्या पूछा है बेटा हमारे पास सर? आइडियल गैस इज 200 जूल ऑफ एनर्जी हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास इतनी एनर्जी दी हुई है, हीट एनर्जी। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है। मतलब सर हमारे पास इंटरनल एनर्जी में निकालना है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारे पास कितना होगा? देखिए सर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, ये इंटरनल एनर्जी ना, तो डेल्टा यू करो, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू। डेल्टा क्यू कितना है सर? ये। और मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए बताइए जल्दी से सर। ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सर 5, और ये तो चल ही रहा है। ठीक है सर, यहां पर R/2 से R/2 कट गया सर। यहां कितना बचा सर? डेल्टा क्यू हमारे पास है 5 बाई ये आ गया सर 3, और 5/3 इक्वल्स टू दिस। अब यहां से डेल्टा क्यू बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, या निकालना मुझे क्या है सर? डेल्टा यू। तो उल्टा कर दूं इसको, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू बराबर कितना? 3/5। ठीक है सर, यहां से डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना दिया है मैं? 200 सर। कितना आ गया? ये आ गया, कितना आ गया? 120 जूल। खत्म। समझ गए बेटा? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो रेशियो से हमने वो भी निकाल लिया। तो जैसा क्वेश्चन आपको देगा वैसी बात आप कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो।
कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों प्रोसेस आपने पढ़े कौन कौन से अभी सर? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में हमने एक डिफरेंट वैरायटी और देखी। रेशियो वाले क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो हम कैसे उनको कर सकते हैं। ओके मेरा बच्चा, सारी बात क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं एडिबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडिबैटिक प्रोसेस? बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है ना, चेंज इन हीट वो नहीं है, मतलब हीट कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन हीट डेल्टा क्यू 0 है। तो हमारे पास देखिए ध्यान से, अब इसके लिए प्रोसेस इक्वेशन जो है, प्रोसेस इक्वेशन जो है वो आपको याद रखना है। प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है सर? इसके लिए प्रोसेस इक्वेशन होता है पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। इसी के 3 फॉर्म बताऊंगा बेटा, तीनों फॉर्म्स आपके दिमाग में सेव कर लेना। कैसे? या तो पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, या फिर पी को हम क्या रख दें सर? पी, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना सर, तो हम रख दें इसमें क्या, पी की जगह एनआरटी बाय वी। अब जैसे मैं पी की जगह एनआरटी बाय वी रखूंगा तो एनआर तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों, तो टी बाय वी बचेगा। तो ये बचा टी बाय वी इंटू वी गामा बराबर कांस्टेंट, राइट। तो यहां से आ जाएगा टी और ये आ जाएगा वी, ये हो जाएगा गामा -1 बराबर कांस्टेंट। क्लियर मेरे बच्चों? पक्का? तो एक बन गया ये, देखो स्टैंडर्ड, एक मेरे पास बन गया ये टी वी गामा -1। और बना सकते हैं क्या सर? वी को चेंज कर दो, वी को क्या लिख दें सर? एनआरटी बाय पी, ये लिख दिया। तो वी को रखो एनआरटी बाय पी, तो सर एनआर तो कांस्टेंट है और टी बाय पी रखेंगे सर, यहां पर रख देते हैं सर। देखो ये पी है और वी को रख दिया सर मैंने टी बाय वी, टी बाय पी की पावर गामा। क्या बनेगा? और तो कांस्टेंट है ना एनआर तो, ठीक है। तो ये बन गया पी सर, ये टी गामा और पी नीचे गामा ऊपर आएगा तो माइनस गामा बराबर कांस्टेंट, मतलब बन गया सर पी 1 माइनस गामा टी गामा बराबर कांस्टेंट। ये लो, ये बन गया बेटा थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों को थोड़ा सा अलग कलर से कर दूं। चलो ये दोनों को अलग कलर से कर देता हूं। कैसे बनाया बेटा, समझ आया क्या? समझ आ गया क्या मेरे बच्चों को? ये लो, ठीक है। देखो कैसे किया, क्लियर है ना सर? हमारे पास पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, हमें एक इक्वेशन तो याद रखनी है, उसके अलावा फिर उसी में चेंज कर लीजिए आप। पीवी बराबर एनआरटी से हमने पी बराबर एनआरटी बाय वी रखा, तो पी की जगह टी बाय वी रखा, एनआर तो कांस्टेंट में चला गया, टी रखा तो वी ऊपर आएगा तो गामा -1 हो गया। ये लो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, राइट। फिर देखो आगे, फिर क्या किया सर हमने? चेंज किया और वी को चेंज किया। इस बार पीवी बराबर एनआरटी होता है तो वी बराबर कितना हो जाएगा? एनआरटी बाय पी, तो टी बाय पी हो जाएगा, तो टी बाय पी ये रहा। अब टी गामा और पी ऊपर आएगा तो पी माइनस गामा, कितना मिला? टी गामा और पी 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। ये लो, यहां से क्वेश्चंस आएंगे बेटा। और वर्क डन आपको याद रखना है। वर्क डन क्या होगा सर? वर्क डन बताइए सर। वर्क डन हमारे पास, पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा, पहले ग्राफ देखो सर। ग्राफ हमारे पास बनेगा, ग्राफ बनेगा, मान लीजिए ग्राफ हमने बनाया किसके बीच में? किसके बीच में? पी और वी के बीच में। ये लो, अब आपको पता होना चाहिए वी पे गामा है और गामा की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1 से ज्यादा होती है ना, राइट। अब ये वही इक्वेशन बन गई y(x²). तो मैंने वहां सिखाया था कि जिसकी पावर ज्यादा होती है उससे गैप कम होता है। तो जिसकी पावर ज्यादा है तो v की पावर ज्यादा है ना, तो जिसकी पावर ज्यादा होती है उससे गैप कम होता है। मतलब ये ऐसे बनता है बेटा ग्राफ। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे लास्ट टाइम पे ना आपको चीजें, ये गैप कम होता है, ये गैप और ये गैप, तो ये वाला गैप ज्यादा है और ये वाला गैप, जिससे पावर कम उसका गैप ज्यादा और जिसकी पावर ज्यादा उसके लिए गैप कम होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक। इसी में अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, किसको? आइसोथर्मल को और एडियाबैटिक को। देखिए आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल होता है सर पीवी बराबर एनआरटी, मतलब पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। और ये तो हो गया आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक में क्या मिल रहा है? पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v गामा। ये लो, तो अब अगर मैं दोनों का ग्राफ मिक्स करूं बेटा, दोनों का ग्राफ अगर मिक्स करूं तो देखो पी और वी है, तो पी और वी में अगर मैं बनाऊं आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल ये बन गया, ठीक है। अब मैं बनाता हूं एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक कैसा बनेगा? तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए बेटा। अब एडियाबैटिक में क्या होगा? देखो सर, इसकी पावर ज्यादा तो इससे गैप कम हो जाएगा, तो ये ग्राफ ना सर कुछ ऐसा बनता है ऐसे। ये लो, अब ये कौन है? ये तो है हमारे पास आइसोथर्मल, और ये कौन सा? ये है सर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, क्लियर? ग्राफ याद रहेगा बेटा, दोनों ग्राफ समझ आ गए आपको? शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इक्वेशन देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा वर्क बताया क्या मैंने? नहीं,
वर्क भी लिख लीजिए, वर्क याद रखिएगा सर, वर्क हमारे पास अगले पेज पर लिख दीजिए, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा एडियाबैटिक में सर, दिस इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन अपॉन गामा -1। ये लो बेटा, ये होता है क्या, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी को आप और चेंज करके लिख सकते हो, पी की जगह क्या लिख सकते हो, पीवी की जगह nRT1 माइनस nRT2 अपॉन गामा -1। ये लो, ये भी लिख सकते हो, nr कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन। ये सारी बातें आपको याद रखनी है अपने पेपर में, जो छोटे छोटे आप पेपर्स लेते हैं ना, ग्रीन रेड कलर के स्टिक्स लेते हैं, उसमें ये सब फॉर्मूले नोट होने चाहिए बेटा, स्टेट इक्वेशंस नोट होने चाहिए अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी इक्वेशन एडियाबैटिक की इक्वेशन नहीं है, बताइए बताइए सर। देखिए पी हम बना लेते हैं सर, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक सर। हमारे पास पी की जगह हम रख दें क्या, पीवी बराबर एनआरटी। ये देखो पीवी बराबर एनआरटी, पी की जगह हम रख दें सर टी बाई वी, तो टी बाई वी में आ जाएगा टी, और वी भी नीचे आएगा तो वी ऊपर आएगा, तो क्या बनेगा, वी गामा -1। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी सर, ठीक, कांस्टेंट हो गया। अच्छा फिर हमने क्या किया, वी बराबर क्या लिख दें, एनआरटी अपॉन वी पी। चलो हम रख दें क्या, इस जगह रखो, वी की जगह रखो, तो सर वी की जगह जैसे आप टी अपॉन पी रखेंगे ना सर, तो बन जाएगा टी गामा, और पी गामा, पी ऊपर आएगा तो पी माइनस गामा बराबर कांस्टेंट, और यहां से आ जाएगा पी 1 माइनस गामा, टी गामा बराबर कांस्टेंट, खत्म बात। ये लो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। देखो बेटा फटाफट मिलाओ सर, P1 माइनस गामा, P1 माइनस गामा टी गामा होती है सर, PV गामा होती है सर, TV गामा -1 होती है सर, बिल्कुल ये नहीं होती सर। तो हमारे पास मतलब कौन सी नहीं है सर, फोर्थ इक्वेशन नहीं है जो एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर मेरा बच्चा, पक्का। आगे चलें, चलो एक और क्वेश्चन देखो। अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, ठीक है, टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब मान लीजिए V1 जो है वो V है, और V2 जो है वो कंप्रेस करके कितना कर दिया गया है, V/8 कर दिया गया है, ठीक है। इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देन व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस आपको निकालना है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है सर। पीवी की बात चल रही है सर, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट हमें पता है सर ये होता है, ठीक है बेटा। क्या बच्चा मैं इसको ऐसे लिख दूं, तुम बोलो तो, कि P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। जी सर लिख सकते हैं बिल्कुल। गैस कौन सी दी है, मोनोएटॉमिक दी है सर, ठीक है सर, गामा की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो यहां से मैं क्या लिखूं सर, हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 की पावर गामा। ये लो सर, यहां से और क्या निकालना है सर, हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। इनिशियल प्रेशर दिया है क्या, इनिशियल प्रेशर हमारे पास दिया है क्या सर, हमारे पास P1 दिया है, ठीक है। इधर देखिए P1 अपॉन P2 बराबर V2 कितना हो चुका है सर, V/8, V1 कितना है, V है। गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होगा बेटा, गामा बराबर CP/CV। CP बताइए मुझे मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है, मोनो के लिए सर 5, तो सर 5R/2, और यहां CV बराबर 3R/2, तो 5/3 हो गया, ये लीजिए डन, ठीक। अब देखो बेटा रखें यहां पर, सही कट गया हमारे पास, ये गामा आ गया, तो ये आ गया सर 1/8 की पावर गामा, गामा कितना 5/3, क्लियर। अच्छा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सर, यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, 1/1 की पावर 5/3 और 2 की पावर 3 की पावर 5/3 लिख सकते हैं जी। कितना आ गया, 1/2 की पावर 5 कितना आ गया बेटा, 32। तो देखिए यहां से आ गया मेरे पास P1 अपॉन P2 बराबर 1/32, तो यहां से P2 बराबर कितना आ गया सर, 32 P1। ये लो क्लियर बेटा, एक एक बात समझ आ गई क्या, CP/CV कैसे निकाला समझे आप, याद है ना बेटा, CP बराबर CV बराबर कितना होता है सर, FR/2, CP बराबर कितना होता है सर, CV प्लस R, मतलब हो जाएगा सर F+2/2 इंटू R। बेटा ये बच्चे घबरा जाते हैं सर, ये कैसे लिख दिया आपने, तो बेटा CV तो आपको याद रखना है FR/2, और CP कैसे निकल जाएगा, CP माइनस CV बराबर R होता है, तो CP बराबर हो जाएगा दिस इज R प्लस CV, वहां से आ जाएगा F+2/2 इंटू R। रख के देख लीजिए आप। और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है मोनोएटॉमिक के लिए कितनी होती है, 3 होती है। यहां रखोगे 3R/2, यहां रखोगे आ जाएगा 3 + 2 5R/2, R/2 से R/2 कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 5/3। क्लियर मेरा बच्चा, पक्का सारी बातें क्लियर है, अच्छी तरह से समझ आ गया मेरे बच्चों को, डन बच्चा। चलो एक वैरायटी और देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए फटाफट।
इफ प्रोसेस इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय PV7/5, मतलब प्रोसेस इक्वेशन हमें दी हुई है कितनी, PV7/5 इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, यही दी है, ठीक। अब क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है देन गैस कौन सी है बेटा, कौन सी गैस होगी, तो मुझे बताइए सबसे पहले, क्या आप लोगों को पता है कि एडियाबैटिक की इक्वेशन पीवी गामा होती है? बिल्कुल सर, तो हम कंपेयर कर देते हैं इसको किससे, कंपेयर विद किससे, पीवी गामा। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे हम कंपेयर करेंगे, गामा कितना आ रहा है, गामा 7/5 आ रहा है, और गामा 7/5 कब आता है बेटा, गामा खुद क्या होता है सर, गामा होता है CP/CV, और CP/CV की वैल्यू 7/5 कब आती है बताइए, 5। देखिए CV की वैल्यू 5, तो हमारे पास FR/2 होता है CV, और CP होता है F+2, अभी बताया था ना आप लोगों को, अपॉन 2 × R। अब देखिए, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा यहां 5 होगा, तो यहां आएगा 5R/2, और यहां पर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5+2 मतलब 7/2R। तो बेटा यहां पर R/2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 5/7। तो ये कौन सी गैस के लिए होगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5 होगी। इसका मतलब सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है सर किसके लिए, डाई के लिए, समझ गए क्या, डाई एटॉमिक के लिए। और डाई एटॉमिक में कौन कौन आते हैं सर, डाई एटॉमिक में हमारे पास एक तो यहां पर O2 गैस है, क्या CO2 भी डायटोमिक में आती है, हाँ सर, दैट इज लीनियर डायटोमिक होती है सर ये, ठीक है बेटा, लीनियर ट्रायटोमिक, और इसको हम डायटोमिक गैस ही बोलते हैं। सो आंसर इज 4th, ठीक है, दैट इज बोथ सेकंड एंड थर्ड। ओके माय डियर, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ प्रोसेस इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज, क्या दे रखी है इस बार इक्वेशन, PV2/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है बेटा, देन द गैस इज, वही काम करना है, सेम कंपेयर करना है। अब यहां पे TV दिया हुआ है, हमें जो स्टेट इक्वेशन आती है एडियाबैटिक की, वो पीवी गामा बराबर कांस्टेंट आती है, तो हम कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना, राइट। अच्छा, थोड़ा सा हम चेंज करें, क्या चेंज कैसे करें, देखो यहां पर ये टी की फॉर्म में दिया हुआ है, वी की फॉर्म में नहीं है, तो हम इक्वेशन लेते हैं सर, हम पी को गायब कर देते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, तो सर पी को गायब करेंगे तो T/V, तो T/V आएगा तो बन जाएगा यहां पर T, और नीचे V आएगा तो V ऊपर आएगा, तो V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास V गामा -1। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, P की जगह क्या लिख दो, T/V, तो T तो ये रहा, और V नीचे है तो V ऊपर आएगा तो V -1, तो T V तो है माइनस V तो गामा, और -1 तो गामा -1 बराबर कांस्टेंट। कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर करें कितना आ रहा है, देखो गामा -1 बराबर आ रहा है सर 2/3, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज 1 + 2/3, इट मींस 5/3, और गामा की वैल्यू 5/3 आने का मतलब क्या है बताइए सर, 5/3 आने का मतलब है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम तब होगी 3, तभी क्या होगा सर, CV की वैल्यू आएगी 3R/2, और CP की वैल्यू आएगी 5R/2, R/2 से R/2 कट जाएगा, मिलेगा 5/3। इट मीन सर गैस कौन सी है, ये हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है सर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसके लिए होती है, मोनो एटॉमिक के लिए। समझ गए मेरा बच्चा, पक्का, बहुत बढ़िया। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, तो ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है बेटा, राइट। एक थोड़ा सा अलग करा दूं, चलो फिर हम आगे चलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब बेटा। इस तरह से लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा सा ना वो परेशान कर सकता है, क्या कर सकता है, देखो क्या कर सकता है वो आपसे बोल सकता है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी द प्रेशर इज फाउंड टू बी व्हाट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेम्परेचर माय डियर। ये लो, तो यहां से बेटा हम इक्वेशन नहीं कर सकते, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P/T³ इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दूं, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चलो यहां से क्या मिल गया सर, P(T-3) बराबर कांस्टेंट। बहुत बढ़िया बेटा, ये भी समझ में आ गया ना मेरे बच्चे, लिख सकते हैं, ठीक। क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ CP/CV, ठीक है सर। अब यहां से पहले गामा तो बताओ, गामा ही CP/CV का रेशियो होता है, ठीक है सर। तो यहां से PV गामा, अब ये तो T है, कैसे निकाले गामा, तो सर हमें P और T का रिलेशन चाहिए ना सर, हमें PV गामा बराबर कांस्टेंट पता है सर, ये होती है हमारे पास स्टेट इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक। डन है बेटा, समझ रहे हो ना। अच्छा, एडियाबैटिक बोला है तभी हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो PV गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखिए यहां से हमें कन्वर्ट करना है, V को हटाना है, तो PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन से हमें किसको हटाना है, V को हटाना है, तो V बराबर क्या लिख दूं, nRT/P। तो यहां से nR तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें हटाना है V को, तो V को हटाओ तो P,
और v कितना है हमारे पास t अपॉन p, तो t हो जाएगा t गामा, और ये p ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा p माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। मतलब क्या बन जाएगा p 1 माइनस गामा इंटू टी गामा। समझ गए कि नहीं, ये आ गया कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, देखो क्वेश्चन में दिया है सर दैट इज p t माइनस 3 है, यहां पर कितना है, यहां पर p 1 माइनस गामा और ये है, तो p पे 1 बनाओ पावर, तो p पे 1 बनाएंगे तो क्या करें, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 1 माइनस गामा से, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। इस पावर को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये हो गया 1। अब ये 1 होती है, देखो ये इससे कंपेयर कर लो, इसको ये आ गया गामा अपॉन गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। इसको बेटा कंपेयर करो, कंपेयर करें इससे, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सर कंपेयर करें इक्वेशन 1 2 को, बताओ क्या मिलेगा। सर कंपेयर कर लिया तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, और जैसे ही करेंगे सर क्या मिलेगा, दिस इज गामा अपॉन गामा माइनस 1 बराबर कितना, माइनस 3। कितना आ गया बेटा, माइनस 3 गामा माइनस माइनस प्लस 3 इक्वस टू कितना, गामा। यहां पर कितना आ जाएगा, देखो माइनस 3 गामा, ये उधर चला जाएगा, 3 इक्वस टू आ गया सर, दिस इज 4 गामा, और 4 गामा तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा कितना, गामा इक्वस टू कितना, गामा इक्वस टू हो गया बेटा 3/4, तो गामा इक्वस टू आ गया 3/4। है क्या कहीं पर 3/4 ही है ना, गामा इक्वस टू CP बाय CV, CP बाय CV इक्वस टू गामा। ठीक है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी बेटा, एक बार चेक कर लो, गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया PV 10 PV माइनस 3। ठीक है, यहां से हमारे पास आ गया 1 माइनस गामा, हाँ यहां पर गड़बड़ हो रहा है ना बेटा, 1 माइनस गामा था ना, हमने गामा माइनस 1 कर दिया था ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं पर, चेक कर लेते हैं। चलो क्या मिस्टेक हुआ है, देखो ये हमारे पास कितना है, दिस इज 1 माइनस गामा, दिस इज 1 माइनस गामा, तो यहां पर आएगा हमारे पास 1 माइनस गामा। दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सर 1 माइनस गामा, और ये आ जाएगा सर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 गामा बराबर गामा। यहां पर सर ये हमारे पास इधर आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 3 गामा, राइट, ये आ जाएगा हमारे पास 3 गामा, राइट, सही चल रहा है। ठीक सर, आ जाएगा 3 गामा माइनस गामा बराबर 3, तो ये आ जाएगा सर 2 गामा इक्वस टू 3, तो गामा इक्वस टू कितना आ गया, 3/2। ये लीजिए बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, चाहे बस कैलकुलेशन सही है तो गड़बड़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, डन, क्लियर, गामा आपने निकाल लिया। तो इक्वेशन किस तरह से दी जाती है, प्रोसेस कौन सा दिया जाता है बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी बातें आपको वैसे बता दी है, सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक, अब एक स्पेशल प्रोसेस आएगा दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो उसके बाद इंजन कंप्लीट करेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब है क्या, पहले समझो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब होता है एंटीशंट प्रोसेस। ठीक है, मतलब समझो बेटा, मतलब होता है एंटीशंट प्रोसेस, कुछ भी मतलब कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि दैट इज P प्रोपोर्शनल टू V दे रखा है। अब P प्रोपोर्शनल टू V ढूंढ के बताओ किसी भी प्रोसेस के अंदर आता है क्या, बताओ। P प्रोपोर्शनल टू V किसी भी प्रोसेस में आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता ना, तो ये किस कैटेगरी में चला गया, अब ये चला गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। किसी भी प्रोसेस मतलब एंटीशंट प्रोसेस में। तो ऐसे प्रोसेस में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। कैसे पूछा जाता है, देखिए, तो एक तो आपको किसी भी तरह की इक्वेशन दे दी, अगर मान लीजिए PVN बराबर कांस्टेंट, क्योंकि आपको प्रोसेस तो बोलेगा नहीं, तो आपके लिए इक्वेशन अगर दे दी उसने, और इक्वेशन कुछ इस तरह से उसने दी हुई है, PVN बराबर कांस्टेंट, n कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट है, पूरा डेरिवेशन कुछ नहीं कराऊंगा मैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज व्हाट, दैट इज C इक्वल्स टू CV। CV आपको पता है कितना होता है, CV इक्वल्स टू होता है FR/2। F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इज अ गैस कांस्टेंट, 25/3 आप लिख सकते हो उसको। तो C बराबर CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n, n आपको दिख जाएगा यहां पर। तो हीट कैपेसिटी आपको पता चल गई, हीट कैपेसिटी कितनी होगी, राइट, दैट इज C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। और ये आ रहा है कुछ इस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं, पूरा पर डेरिवेशन अब आपके काम का नहीं है, आपको केवल हीट कैपेसिटी याद रखनी है। PVN टाइप से प्रोसेस इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, अगर नहीं दी हुई है तो आपको बनाओ। क्वेश्चन में आपको इस तरह का हिंट मिलेगा कि आपको बनाना पड़ेगा इसमें, और बनाने के बाद क्या करना है, बनाने के बाद सीधा हीट कैपेसिटी आपको फॉर्मूला लगा देना है, CV प्लस दैट इज R अपॉन 1 माइनस n, और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन से समझ में आएगा बेटा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस, नहीं बोला ना प्रोसेस, नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है ही नहीं किसी प्रोसेस में,
बोला ही नहीं उसने, कैसे बोलेगा वो? तो देखो पीवी आ गया हमारे पास, पीवी क्यूब बराबर कांस्टेंट, ठीक है, डन। अब क्या निकालना है बेटा? द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी निकालनी है, प्रोसेस इक्वेशन आपके पास है, आपको पता चल गया सर ये पॉलीट्रॉपिक है, ये पॉलीट्रॉपिक है, और पॉलीट्रॉपिक में सर पीवीएन बराबर कांस्टेंट जब होता है ना सर, तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है सर हीट कैपेसिटी कितनी होती है, सी बराबर सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। अरे समझ रहे हो क्या? दैट इज ये देखो, C बराबर CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन, आर अपॉन 1 माइनस एन। सब चीजें हमें पता है सर। देखिए कौन सी गैस है, 1 मोल है, और कैसी है, मोनो एटॉमिक गैस है सर, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस है, CV होता है सर FR/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। एन कितना है सर, ये रहा, एन कितना है 3, 1 माइनस 3। एफ कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए सर 3 होता है सर, 3R/2, ये 1 माइनस, ये आ गया माइनस R/2, ये हो गया ना बेटा R/2, तो माइनस इधर आ गया। अब 3R/2 में से R/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 1, मतलब आंसर आएगा R। तो मतलब हीट कैपेसिटी कितनी होगी, R के बराबर। समझे कि नहीं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझ गए क्या आप? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या है फॉर्मूला? C बराबर CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है बेटा, याद रखोगे इसको। देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और मतलब पूछा जा सकता है बेटा, है ना, मतलब पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप इसको ध्यान रखें, दिमाग में सेव कर लीजिए बेटा। लास्ट टाइम में डेरिवेशंस पर हम केवल की पॉइंट्स पर बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा आप याद रख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला मैंने यहां पर बना दिया है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, स्टार फॉर्मूला है ना। अब मान लीजिए कभी हमें इस तरह से नहीं दिया हुआ है, थोड़ा अलग स्टाइल से दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सर, देखो इधर, अब यहां पीवी एन की फॉर्म में नहीं दिया है, टीवी स्क्वायर की फॉर्म में दिया है। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, वो तो आपको बोल दिया उसने, ठीक है। अंडरगोज अ प्रोसेस, प्रोसेस की बात नहीं करी है, डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर आ गया टीवी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ये लो। अब फिर चक्कर पड़ गया, किसी तरह का प्रोसेस नहीं है सर, तो क्या करें सर, हमें लेकिन पता ही तो अनडिशन्ड प्रोसेस लग रहा है सर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लग रहा है, कुछ भी प्रोसेस लग रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमें पता है सर, अगर ऐसा दिख जाए ना सर ये हमें, तो इसका खेल खत्म करना हमें आता है सर। कैसे सर, C बराबर ना सर CV प्लस प्लस हम लिख देते हैं क्या, R अपॉन 1 माइनस एन, और हमारा आंसर हमें मिल जाता है सर। अच्छा, लेकिन आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ, कैसे, देखो ये है मेरे पास टीवी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, और हमें पता है सर पीवी बराबर एनआरटी होता है, ठीक है भाई, पीवी बराबर एनआरटी होता है, ठीक है। तो ये एनआरटी, अब यहां से मैं क्या करूं, टी को मैं गायब कर देता हूं, तो मेरे पास एनआरटी पीवी बराबर एनआरटी, तो यहां से टी बराबर क्या आ जाएगा सर, टी बराबर आ जाएगा पीवी अपॉन एनआर। एनआर तो कांस्टेंट है, भाड़ में गए, टी की जगह क्या लिख दूं, पीवी, एनआर उधर जाके कांस्टेंट हो जाएंगे, पीवी हो गया, टी की जगह पीवी, और वी स्क्वायर चल ही रहा है, कांस्टेंट हो गया, ये सारे कांस्टेंट उधर चले गए, तो बन गया पीवी क्यूब बराबर कांस्टेंट। तो यहां से सर हमारे पास पीवी क्यूब बराबर कांस्टेंट, ये तो वैसी इक्वेशन आ गई, ठीक है। एन बराबर कितना है, 3 है सर, और गैस कैसी है सर, मोनो एटॉमिक है, इसका मतलब सर यहां पर हम लिख देंगे इसको, दिस इज FR/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस एन। एन कितना है सर, 3 है सर, ये तो हमें आता है मोनो एटॉमिक के लिए 3R/2 है सर, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया सर पहले वाला। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन गया R, ये लो R, खत्म खत्म बेटा। तो कोई दूसरी इक्वेशन भी अगर आपको दिख जाती है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ना बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कन्वर्ट करोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर है बेटा, पक्का। चलो बेटा नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा हम ना समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ के बारे में आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमें बताएगा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें हमें बताएगा। वो 2 बातें देखो यहां है, ये है वो 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहला क्या है, 2 अलग अलग बातें 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें दी है, तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, राइट, दिस इज, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, ये लो, ठीक। क्या है देखो, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अकॉर्डिंग फॉर द इंजन, हीट इंजन, और फिर उसके बाद एक क्लासियस स्टेटमेंट क्लासियस ने दिया, और किसके लिए दिया, फॉर रेफ्रिजरेटर। दोनों का कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं और दोनों के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि खेल खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए बेटा, प्लांक ने क्या बोला, केल्विन प्लांक ने क्या बोला कि इट इज इंपॉसिबल टू डिराइव a continuous supply of work done without rejecting at part of heat to the cold body. इसके अलावा efficiency of the heat engine can never be 100%, ठीक है। मतलब ये बेटा, मतलब समझो, मतलब ये है कि कभी भी किसी इंजन की efficiency 100% नहीं हो सकती।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जितना पेट्रोल गाड़ी में भराया सारा का सारे से गाड़ी चल जाए, धुआं नहीं निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समझ गए आप मेरी बात को समझो। हम जब पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में तो क्यों धुआं निकलता है? क्यों उसकी इफिशियंसी 100% क्यों नहीं है? जितना पेट्रोल भरा है उससे गाड़ी चलनी चाहिए, धुआं क्यों निकल रहा है? वेस्ट क्यों हो रहा है? इफिशियंसी 100% तो होगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम इफिशियंसी का इंजन कार्नोट इंजन है, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केवल बस बातों में है। तो मेरी बात आप समझो, मैं बोलना चाह रहा हूं कि इंजन को मैं सीधा गाड़ी से रिलेट करूंगा अब, और आप क्योंकि बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने बाइक में पेट्रोल भराया है, स्कूटी में पेट्रोल भराया, और पेट्रोल भराने के बाद आप ये सोचो कि सर जितना पेट्रोल मैंने भराया वो सारा का सारा पेट्रोल जो है ना सर, वो एनर्जी है फॉर्म, ठीक है, तो सारी एनर्जी से गाड़ी चलनी चाहिए सर, मतलब धुआं नहीं निकलना चाहिए। धुएं का लॉजिक क्या है सर? धुएं का कॉन्सेप्ट क्या है? तो वही सारी बातें ना बेटा अभी हम सीखेंगे। अभी मैं सिखाऊंगा इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली। तो अभी बस इतनी सी बात समझ लो कि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% इफिशियंसी हो जाए इंजन की, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 100% इफिशियंसी नहीं होती है। उसके अलावा क्लासियस ने क्या दिया, उन्होंने रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट को बेस मानकर एक कॉन्सेप्ट दिया कि इट इज इंपॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, डबल हो रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग सम वर्क, राइट। तो यहां पर हमारे पास टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है बेटा, मतलब समझो, मतलब समझाता हूं आपको। मतलब ये बड़ा प्यारा सा मतलब है बेटा। मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि आप ठंडे को और ठंडा नहीं कर सकते बिना मेहनत किए, बिना कुछ वर्क किए आप ठंडे को और ठंडा नहीं कर सकते। जैसे आप चाय का प्याला है, अब चाय का प्याला जो है उसमें से हीट निकल रही है बाहर, ठीक है। अब हीट बाहर जब निकल रही है, समझना बात को बेटा, जब हीट बाहर निकल रही है तो चाय ठंडी हो रही है, ठीक है सर। अब चाय का ठंडा होना कब रुक गया? जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर बराबर हो गया, तो वो अपने आप रुक गया सर। क्या ऐसा होता है क्या कि चाय से हीट निकलती जाती है? अगर ऐसा होता तो चाय और ठंडी से ठंडी होती जाती है, पॉसिबल नहीं है। यही तो बोला है इसमें कि आप ठंडे को और ठंडा अपने आप नहीं हो सकता। वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो कराने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पानी को हमें ऊपर चढ़ाने के लिए अपने आप चढ़ जाता है क्या पानी ऊपर? नहीं ना, हमें मोटर लगानी पड़ती है। वैसे यहां पर हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो फ्रिज के अंदर अगर आप रखोगे उस चाय के कप को, तो क्या होगा? अंदर वर्क हो रहा है। अंदर आपको पता है ना, गैसेस होती हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीऑन गैस है, मानो वो ठंडा कर रही है, तो वो वर्क हो रहा है। वो मतलब एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, ये बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आपने ठंडे को और ठंडा, उस चाय के कप वो पड़ा हुआ अपने आप और ठंडे से ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, पता चला थोड़ी देर में वो चाय के कप जो गर्म आया था उसमें थोड़ी देर बाद बर्फ जम गई। ऐसा थोड़ी होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद फ्लो रुक जाता है, उसके बाद अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। अपने आप कब होता रहता है? जब सर हाई से लो, चाय का प्याला गर्म था, चाय गर्म थी तो सर गर्म थी तो वो निकल रही हीट, कहां से कहां? हाई टू लो। कब तक? जब तक बराबर नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि सर इससे निकलती जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए बेटा? ठीक है। तो दो बातें हैं। पहली बात इन्होंने बोली कि ऐसा नहीं है कि 100% जितना पेट्रोल भरा है उससे गाड़ी चल जाए, धुआं नहीं निकले। ये बोलना चाह रहा है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब? ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप लोअर, देखो इधर, इट इज इंपॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग सम वर्क। ये पॉसिबल नहीं है कि लोअर बॉडी से, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट जाती रहे बिना काम किए, बिना वर्क किए। आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। अब इन दोनों को बहुत डिटेल में समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हीट इंजन देखो, ये सब तो देख ले, ये सब तो मैं बता ही दूंगा। सुनो, पहले बात सुनो जो मैं बोल रहा हूं। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट सुनो। मान लो आपकी गाड़ी, रिलेट करता हूं, बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। आपने बाइक में, स्कूटी में पेट्रोल भराया, ठीक है। अब आपने देखा होगा बाइक और स्कूटी में पेट्रोल जब आपने भराया तो उसमें पीछे साइलेंसर होता है। आपको पता है जब आपने पेट्रोल, जब आप गाड़ी चलाते हो तो साइलेंसर से धुआं निकलता है सर। जब साइलेंसर से धुआं निकलता है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में सर इंजन में जब हमारे पास पेट्रोल गया तो वहां पर वो हीट में कन्वर्ट हुआ। हीट में बनने के बाद हीट जो है वो क्या साइलेंसर से बाहर निकल रही है, और जब ये फ्लो हो रहा है सर, मतलब हाई से लो,
अंदर इंजन के अंदर हीट बनी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो है, तो फ्लो कहां होता है, हाई टू लो, तो हीट का फ्लो हो रहा है सर। और हीट के जब फ्लो हो रहा है तो रास्ते में पिस्टन बैरियर जो है वो भी काम कर रहे हैं, तो वो भी चल रहे हैं, तो मतलब वो वर्क मिल रहा है, हमारी गाड़ी का चलना इज वर्क। तो हीट इंजन में वर्क मिलता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है और हमें वर्क मिलता है। समझे? ये वही बात है, टंकी से पानी आया सिंक में गया, सोर्स जिससे चीजें मिल रही है, सिंक जिसमें चीजें जा रही हैं, और हमने रास्ते में नल खोल के हाथ धो लिया, हमने काम कर लिया, हमने वर्क कर लिया। वो अपने आप होना था हाई टू लो, और रास्ते में वर्क हो गया। तो सेम काम गाड़ी में होता है। गाड़ी में हमने क्या किया, पेट्रोल भराया, धुआं भी निकलेगा, गाड़ी इधर से हीट फ्लो हो रही है हाई टू लो, और हमारी गाड़ी भी चल रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? याद है कभी अगर गाड़ी के साइलेंसर में अगर मान लो जो छिलका फंसा दिया आपने किसी का, या उसमें मानो डट्टा लगा दिया आपने, ठीक है, उसको डॉट लगा दी उसमें, तो आपको पता है गाड़ी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलती ऐसी? क्यों नहीं चलती? आपने मूवीज में देखा होगा बहुत में, ठीक है, कुछ भी मानो हमने क्या किया, एक गत्ता फंसा दिया उसके साइलेंसर में, तो गाड़ी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी भाई? तब तो सारी की सारी एनर्जी जो मिल रही है पेट्रोल की, वो सारी चलने में काम आनी चाहिए। होता ही नहीं ऐसा, होता ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो 100% इफिशियंसी हो जाती, काम होगा ही नहीं। प्रैक्टिकली फिनोमिना ही नहीं है ऐसा। फिनोमिना कैसा बना हुआ है सर, इधर से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा, यहां जाएगा, ये सोर्स है जिसे लेना है, ये सिंक है जिसको देना है, ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, ये जा रहा है इधर, हीट जा रही है इधर, और जब ये इधर जा रही है तो रास्ते में वर्क मिलेगा, गाड़ी चलेगी। ये वर्क है, ये गाड़ी का चलना है। समझे कि नहीं? समझे मेरी बात? 2 मिनट में समझा दिया मैंने आपको, ये खत्म हो गया खेल। ये हीट इंजन खत्म, ये पेट्रोल बनाया गाड़ी में, ये हीट का फ्लो हुआ, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये सोर्स, ये सिंक, सोर्स जिससे लिया, सिंक जिसको दिया, और रास्ते में गाड़ी चल गई, ये वर्क है, खत्म। अब यहां पर आती है बात इफिशियंसी की। कौन सा इंजन ज्यादा इफिशियंट होता है? पता है ना, अब जो इंजीनियरिंग जितनी भी काम कर रही है वो सारी इसी पे कर रही है। कौन सा इंजन ज्यादा इफिशियंट होगा? इसी पे तो चल रही है बात। धुआं कम निकले चले ज्यादा, धुआं कम निकले चले ज्यादा, मतलब इफिशियंसी ज्यादा, इफिशियंसी ज्यादा। क्या होगी इफिशियंसी सर? दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होगी इफिशियंसी? आउटपुट अपॉन इनपुट। समझ रहे हो क्या? अरे समझ गए? इनपुट आउटपुट, अगर आपने इनपुट कम दिया और आउटपुट ज्यादा मिल रहा है तो इफिशियंसी ज्यादा है, खत्म बात। समझ गए बेटा? राइट? पक्का? तो इफिशियंसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। तो हीट इंजन के कॉन्सेप्ट में इफिशियंसी को काउंट किया जाता है। जो भी अपना इंजन बनाता है, जो भी इंजीनियर्स अपने इंजन बनाते हैं, वो इस इफिशियंसी पर काम करते हैं, पॉइंट्स में काम करते हैं। कोई अपना इंजन बनाता है, उसकी इफिशियंसी अगर थोड़ी भी ज्यादा है ना, तो उसको बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट दिया जाता है, बेचता है वो फिर अपना इंजन, भाई मेरा इंजन इफिशियंट है, क्योंकि इसी का तो खेल है। और मैंने आपको बोला 100% इफिशियंसी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। लगा दो ना ढक्कन, लगा दो, ढक्कन लगाओ साइलेंसर के, चलाओ गाड़ी, देखे चलेगी क्या? चलाओ, सारे पेट्रोल को लगाओ गाड़ी को चलाने में, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं भाई। फॉर्मूले पर आ जाएं, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने? चलो खत्म। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है? W, जो हमें मिल रहा है आउटपुट, ये अपॉन इनपुट क्या है? जो इनपुट आ रहा है Q1। अगर सारा का सारा ही मिल जाए, मतलब W की वैल्यू अगर Q1 हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो 100% इफिशियंसी हो जाएगी, जो कि होती नहीं है। W कैसे निकालेंगे सर? इधर से आ रही है 100 जूल, इधर चली गई 40 जूल, इधर कितना बचा सर? 100 आ रही थी, 40 चली गई सर, हमने 60 काम में ले ली, 60 से गाड़ी चल गई, ये लो वर्क, दैट इज आउटपुट। तो आउटपुट कितना लिख सकता हूं मैं? W बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, यहां से ईटा बराबर आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात समझो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? समझ आ गया? ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप याद रखो। एक बार बनाओगे, ढंग से सोचोगे, मैंने जो बता दिया आपको दिमाग में सेव हो गया होगा आपके। जब भी हीट इंजन की बात आती है, सिंपल अपनी गाड़ी को याद करो। गाड़ी में पेट्रोल भराया, इंजन में
हीट बनी और साइलेंसर से बाहर निकल गई और गाड़ी चल गई, खत्म बात। और रेफ्रिजरेटर में मैं फ्रिज को याद दिला दूंगा, ठीक है। अब ये समझ लो, ये समझ गए। अब अगर बोलूं बेटा मैं कि अगर Q1 बराबर Q2 है, अब समझना बात, 2 मिनट में समझाता हूं आपको। Q1 बराबर Q2 का मतलब क्या है? अगर Q1 बराबर Q2 है मतलब इधर जाने वाली हीट अगर इसके बराबर हो गई, कॉमन सेंस लगाओ, अगर इधर जाने वाली हीट इसके बराबर हो गई, अगर 100 जूल आ रही थी इधर से और 100 जूल चली गई तो वर्क 0 होगा ना भाई। अगर 100 जूल इधर आई और 100 जूल ही सिंक में चली गई तो इधर क्या मिला आपको? कुछ मिला ही नहीं इधर तो वर्क 0 हो गया ना बेटा, वर्क 0 हो गया। तो सर इफिशियंसी क्या होगी? अबे 0 ही तो होगी। जब वर्क ही नहीं मिला तो इफिशियंसी कहां निकाल रहा है भाई? जब वर्क 0 हो गया तो इफिशियंसी कैसे निकाल रहा है? किसके लिए निकाल रहा है इफिशियंसी? खत्म हो गया, इधर से निकला इधर चला गया, 100 जूल इधर से आई, इधर 100 जूल चली गई, इफिशियंसी 0 है। कैसे? अगर Q2 बराबर Q1 है, इधर देखो, इधर आओ, कहां पे लिखा? क्या मैंने नहीं लिखा? नहीं लिखा, नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं, चलो मैं बता रहा हूं, इधर देखो। इफ Q2 बराबर Q1, अगर Q2 और Q1 के बराबर हो जाए तो इफिशियंसी बताओ क्या होगी? 1 माइनस Q2 बराबर Q1 है तो Q1 अपॉन Q1 कितना? 1, तो 1 माइनस 1 कितना? 0, मतलब इफिशियंसी हो गई 0। समझे बेटा? तो वर्क तो मिलेगा ना, कुछ वर्क तो मिलना चाहिए, नहीं तो एफिशिएंसी 0 है गाड़ी की। अगर सारा का सारा, अगर गाड़ी खड़ी हुई है, पेट्रोल भराया और सारा धुआं निकल रहा है, बस गाड़ी चल ही नहीं रही आगे, अबे वर्क 0 है, इफिशिएंसी 0 है, खत्म। और हां, अब अगर 100% इफिशिएंसी जो कि होती नहीं है, वो कब होगी सर? जब ये 0 होगा सर, जब सारा 100 जूल एनर्जी से गाड़ी चलेगी सर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये यहां पर हीट जा नहीं रही है, इसका मतलब सर ये तो 0 हो गई। और ये जब 0 हो गई सर तो यहां पे रखेंगे तो Q2 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0, तो ईटा बराबर 1, 1 माइनस 1 मतलब 100%, परसेंटेज में लिखूंगा मैं, तो आ गई मेरे पास 100%। ये लो, अरे समझे कि नहीं मेरे बच्चा? ये लो, ठीक है, डन। जो कि पॉसिबल नहीं है, याद रखो बेटा, है ना, पॉसिबल नहीं है। अब एक साइंटिस्ट आए कार्नोट, उन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी का इंजन की बात की। वो उन्होंने अपने लॉजिक, मतलब प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है ना बेटा, पर आप याद रखिए उन्होंने 2 टेम्परेचर के बीच में खेल खेला। डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, पूरा ढंग से समझाने की भी जरूरत नहीं है, केवल मेन पॉइंट पर फोकस करो। उन्होंने 2 टेम्परेचर से लिंक करके ये बताया, 2 टेम्परेचर के बीच में खेल खेले अलग अलग प्रोसेस के लिए, और फाइनली उन्होंने जो इफिशियंसी दी वो दी 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या है? T2 क्या है? T1 क्या है? बताइए मुझे, बताइए। T2 है हमारे पास हाई टेम्परेचर, T1 मेरे पास है लो टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ठीक है। T1 क्या है? लो टेम्परेचर, और T2 क्या है? हाई टेम्परेचर, ठीक है बेटा। नहीं, उल्टा कर दो इसको, उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो। क्या करोगे उल्टा? देखो हटा देता हूं उसको, T1 T2 यहां से ना, ये डायग्राम जो बना रखा है उससे, T1 तो है सर हाई टेम्परेचर, T1 क्या है सर? T1 है हाई टेम्परेचर, और T2 क्या है? लो टेम्परेचर, ठीक है बेटा, याद रखो। बस ये एक डायग्राम याद रख लो, इस एक डायग्राम से क्लियर हो जाएगी चीजें। ऊपर वाला T1, नीचे वाला T2, ये हाई होता है, ये लो होता है, खत्म बात, ठीक है। दैट इज T2 अपॉन T1। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, शाबाश। अब मैं आता हूं रेफ्रिजरेटर को समझाता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर क्या होता है देखो, हमें ठंडे को ठंडा करना है। अब ठंडे को ठंडा करना है तो क्या ठंडा और ठंडा अपने आप हो जाता है क्या? नहीं सर, ठंडा और ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठंडे को और ठंडा करने के लिए सर वर्क करना पड़ता है। जैसे फ्रिज के अंदर आपने देखा होगा, जब आप गेट खोल देते हो तो मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं भैया बंद कर दे, गैस निकल जाएगी। क्या होता है वो? फ्रिज के अंदर गैस काम करती है, फ्री ऑन गैस, जो उसके ठंडे को और ठंडा करती रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप खुला छोड़ देते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब फ्रिज में वो गैस खत्म हो जाती है, तो जो आता है, जो भी टेक्नीशियन आता है, वो उसमें गैस फिल करता है। तो अंदर ठंडे को और ठंडा करने का काम किया जा रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। और किया जा रहा है मतलब वर्क करना पड़ता है। ठंडे को और ठंडा करने के लिए, लोअर बॉडी से और खींचने के लिए हीट हाई होती तो हीट अपने आप निकल जाती, लेकिन यहां लो को और लो करना है, तो लो को और लो करने के लिए उससे हीट खींचनी पड़ेगी, और खींचने के लिए यहां वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां फ्रिज के अंदर मेहनत वो गैस कर रही है, समझ गए आप लोग? ठीक। तो यहां आता है परफॉर्मेंस फैक्टर, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो देखो, ये वही सोर्स, ये सिंक। अब बताओ, ये ज्यादा टेम्परेचर है कम टेम्परेचर है?
अब मुझे बताओ हीट का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई टू लो होता है, ठीक है सर। हमें क्या करना है, हमें ठंडे को ठंडा करना है। ये ज्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर, इससे और हीट निकाल लूंगा अगर, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना। हाँ, ये वर्क करना पड़ेगा, देखो इधर करना पड़ेगा। यहां वर्क मिल रहा था, यहां गाड़ी चल रही थी, यहां वर्क मिल रहा था, यहां वर्क मिलेगा नहीं, यहां वर्क करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ गए बेटा? क्या हो रहा है यहां पर? सर रेफ्रिजरेटर में वर्क करना पड़ता है, हीट इंजन में वर्क मिलता है। यहां वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सर लोअर टेम्परेचर बॉडी को और ठंडा करने के लिए, सर उसके टेम्परेचर को और कम करने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा सर। यही तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था क्लासियस। समझ गए बात? ठीक। तो यहां आता है बेटा परफॉर्मेंस फैक्टर, दैट इज डिफाइंड बाय बीटा, एंड दैट इज बीटा इक्वल्स टू व्हाट, Q2 बाय W। Q2 बाय W आपको क्या बता रहा है? देखो W हमारे पास क्या होगा सर, हमारे पास ये नेट, ये W और Q2 मिलके क्या बन रहे हैं, Q1। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ये तो वही रहेगा। ठीक। हाँ, अब ये आप देख सकते हो वर्क डन जितना कम होगा और Q2 ज्यादा होगा तो बीटा भी ज्यादा होगा। मतलब सुनो, मतलब ये बेटा वर्क जितना कम होगा उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। कम वर्क मतलब कम गैस के खर्चे पर, अगर कम गैस के खर्चे पर अगर Q2 बढ़ता जाए, Q2 से हीट ज्यादा निकलती जाए, कम काम करने पर ज्यादा चीज निकलती जाए, यहां से ज्यादा हीट निकलती जाए, तो मजा आ जाएगा। काम कम कर रहे हैं लेकिन नीचे से हीट बहुत ज्यादा निकल रही है, बहुत ठंडा हो रहा है भाई, इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। नहीं समझे? दोबारा सुनो। मैंने क्या किया, मैंने बोला, मैंने एक चाय के कप को, ठंडी हो गई थी वो, मैंने एक फर्स्ट फ्रिज में रखा और फिर दूसरे फ्रिज में रखा, और मैं बोलूं कि जब मैंने इसको थोड़ी देर बाद देखा, आधे घंटे बाद देखा, दोनों में सेम निकाल के देखा, तो मैंने देखा यार एक ने ज्यादा ठंडा किया है, एक ने कम ठंडा किया है। तो जिसने जल्दी ठंडा किया है मैं बोलूंगा भाई उसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है भाई, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है उसकी। क्यों? क्योंकि कम वर्क में, टाइम तो सेम था ना, कम वर्क में अंदर गैस ने क्या किया, गैस ने चाहे कम वर्क किया हो, वर्क कम किया है लेकिन उससे Q2 ज्यादा निकाला है वर्क, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो बेटा समझ गए ना? तो सिंपल सी बात है, दैट इज परफॉर्मेंस फैक्टर दिस बीटा इक्वल्स टू Q2 बाय W। ऐसा जब होगा तो ये और ठंडा होता जाएगा, ये ध्यान रखो। ठीक, Q2 अपॉन W हमारे पास Q1 माइनस Q2 आ चुका है, दिस इज परफॉर्मेंस फैक्टर। अब इनके बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन भी देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन कर लें। तो रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस फैक्टर में रिलेशन है। ईटा आपको पता है कितना है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यहां से मैं लिख सकता हूं Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस ईटा लिख सकता हूं। इसको उल्टा कर दें तो Q1 अपॉन Q2 बराबर 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें? लिख सकते हैं यहां तक, राइट। बीटा बराबर कितना सर, Q2 अपॉन Q1 माइनस, फाइनल आंसर आपको याद रखना है, बीटा बराबर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, अभी हमने निकाला है सर, ये रहा सर परफॉर्मेंस फैक्टर। ठीक, यहां से देखो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, ये Q2 अगर मैं नीचे लिया हूं तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2 अपॉन Q2, Q2 अपॉन Q2 तो क्या बन गया 1, Q1 अपॉन Q2, डन। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं इधर से ले लूं, देखो ये देखो Q1 अपॉन Q2 कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, एलसीएम लूंगा, 1 माइनस ईटा ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस ईटा, नीचे ईटा बच जाएगा, ये लो, ये आ गया फाइनल रिलेशन। याद रखना है बेटा ये आपको, इसको भूलना नहीं है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। ईटा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, खत्म। क्लियर बच्चा, सारी बात क्लियर है? पक्का? हीट इंजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वर्क मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में वर्क करना पड़ता है, ठीक है सर। हीट इंजन में इफिशिएंसी की बात होती है, रेफ्रिजरेटर में परफॉर्मेंस की बात होती है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा फटाफट। अ कार्नोट इंजन इज वर्किंग एट द सोर्स टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिंक टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इज एफिशिएंसी इज। एफिशिएंसी बताओ जल्दी से, कार्नोट इंजन क्या बताया था, दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। एफिशिएंसी ईटा बराबर कितना, 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या होता है, लो टेम्परेचर, याद है ना, ऊपर T1 बड़ा टेम्परेचर, नीचे T2 छोटा टेम्परेचर, ठीक है सर। T2 अपॉन T1, T2 किसका है सर, 27 डिग्री को करेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन, और 727 को करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसको मैं कर दूं T2 अपॉन T1 ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके बेटा, ओके क्या, ठीक। T2 अपॉन T1 किया, सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया कितना बेटा, 70%, ये लो
बेसिक ऐसे कोई बहुत बवाल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक थोड़ा सा घुमा के बताता हूं ताकि फिर आप चीजें कर सकते हो आप। अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 20%, देन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 20%, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 20% है, ठीक है सर। पहले इक्वेशन बना ली, हमारे पास एफिशिएंसी 20% है, ठीक है सर। 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T1 अपॉन T2। अब ये मान लीजिए हमारे पास T1 जो है वो लो टेम्परेचर है और T2 जो है वो हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में ले रखा है तो चलो इसको ले लो, ठीक है बेटा। आगे क्या बोल रहा है वो? व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का टेम्परेचर क्या है? सिंक का टेम्परेचर हमने क्या ले रखा है? लोअर टेम्परेचर T1। तो T1 को जब 80 से हमने रिड्यूस कर दिया तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, ठीक है। ये बोल रहा है वो दूसरी इक्वेशन में ले लेंगे हम, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स आपको निकालना है। सोर्स मतलब क्या? T1 या T2? सर जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। ज्यादा किसका है? ज्यादा है सर T2 निकालना है। करें शुरू। सबसे पहले एफिशिएंसी दे रखी है, यहां आ जाओ। तो T1 अपॉन T2 आ गया हमारे पास 0.8, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। नाउ टेम्परेचर T इज रिड्यूस्ड टू द हाफ एंड एफिशिएंसी इज डबल। अब हमने क्या किया? हमारे पास बताइए आगे क्या बोल रहा है वो? टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 80%, राइट। रिड्यूस कर दिया हमने कितना? 80%। तो हमने इसको 80% रिड्यूस टू 80%, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एफिशिएंसी इज डबल। तो बताइए बेटा, तो क्या कर दूं? तो हमारे पास एफिशिएंसी तो बढ़ गई, डबल हो गई, ये लो 2 ईटा। तो 2 ईटा मतलब कितना हो गया? ये 20% था तो डबल हो गया, 40% हो गया, ठीक है। 1 माइनस, अब इसको देखो, इधर देखो, हमने क्या किया? सिंक का ना, तो सिंक हमारे पास क्या है? T1 लो टेम्परेचर। तो T1 माइनस कितना कर दिया? 80 कर दिया अपॉन T2। ऐसा कैसा? कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात, वो खुद बोल रहा है T1 सिंक का टेम्परेचर 80 से रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर दिया। एफिशिएंसी को डबल कर दो, डबल कर दिया, ठीक है। यहां से सॉल्व किया, इक्वेशन बनाओ। ये आ गया हमारे पास 0.4 इक्वल टू, देखो 1 माइनस, ये आ गया T1 अपॉन T2 माइनस 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 प्लस 80 अपॉन T2, ठीक है सर। T1 अपॉन T2 की वैल्यू ये रही सर 0.8, ठीक। यहां से गया 0.4 बराबर 1 माइनस 0.2, ये 0.4 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 कितना आएगा? 0.2। तो 0.4 इधर आएगा तो माइनस 0.2 बराबर कितना? 0.2। बेटा नहीं समझेगे यार तुम लोग, बाबू ये 0.4 है ना, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.2 प्लस 80 अपॉन T2, ये लो। अब ये 0.2 इधर आएगा तो 0.4 माइनस 0.2 कितना? 0.2 बराबर 80 अपॉन T2। यहां से आ गया T2 बराबर कितना? 80। बेटा सॉल्व करूं क्या? T2 बराबर आ गया सर दिस 80 अपॉन 0.2, ये लो, ये आ गया। कितना आ गया बेटा? 400 केल्विन। हमें आंसर किस में दिए? डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में नहीं है। और केल्विन में नहीं, डिग्री में है सर, तो हम डिग्री में कर लेते हैं इसको। 273 में से माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस करेंगे सर, कितना आ जाएगा? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हो गया हमारा आंसर। कहां है? खत्म, ये लो। समझे कि नहीं बेटा? मैक्सिमम क्वेश्चन कार्नोट इंजन की पूछे जाते हैं आपसे। अगर वो हीट इंजन का पूछेगा, रेफ्रिजरेटर का पूछेगा तो परफॉर्मेंस फैक्टर और एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोनों आपको पता है बेटा, रिलेशन भी आपको पता है, ठीक। तो ये आपका हो गया कंप्लीट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स। अब आप लोगों की चीजें थोड़ी ग्रिपिंग में आ जाएगी। पूरा वीडियोस देख लीजिएगा, दोनों पार्ट देखने से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको और मजा आएगा और आपको लगेगा हाँ सर हमने कुछ चीजें सीखी है, ठीक है। राइट बच्चों, तो मिलते हैं वापस से बहुत जल्द, राइट, और नए धमाके के साथ। जब भी होगा तो बहुत अच्छा धमाका होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा, ओके बाय, टेक केयर माय डियर।